प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे समस्त अभ्यर्थियों के लिए राजनीति विज्ञान के इस प्रश्न पत्र में अनेक तथ्यों को शामिल किया गया है। प्रश्न पत्र में कुल 50 प्रश्न आपको सोल्व करने हैं और प्रश्नों के उत्तर सोच समझ कर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पूर्णतः सुत्तम रूप से मेरे द्वारा बताया जाएगा और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके आप बताएंगे कि आपके 50 में से कुल कितने प्रश्न राइट हुए हैं। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। और पहले प्रश्न में पूछा है कि राज्य सचिवालय का प्रमुख कार्य है राज्य के दिनों दिन प्रशासन का संचालन करना, क्षेत्रीय कार्यालयों की देखभाल करना और नीति निरूपण व इसके क्रियान्वयन में सहायता करना, जनसंपर्क साधना। तो राज्य सचिवालय का जो प्रमुख कार्य है वो नीति निरूपण और इसके क्रियान्वयन में सहायता करना, ये राज्य सचिवालय का सर्वप्रथम प्रमुख कार्य है। फिर दूसरे नंबर के सवाल में राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान के संदर्भ में संविधान में वर्णित सही समूह पहचानिए। तो राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को किया जाता है। तो इस प्रश्न में ये पूछा है कि उन सदस्यों को जो मनोनीत किए जाते हैं उनको किस क्षेत्र का विशेष ज्ञान है वो होना जरूरी है। विकल्पों में साहित्य संस्कृति विज्ञान वाणिज्य, कला साहित्य समाज सेवा विज्ञान, साहित्य कला संस्कृति विज्ञान और चौथे विकल्प में साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा। तो जो विकल्प नंबर 4 है साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा है, 4 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। इन क्षेत्रों के जो जानकार होते हैं उनको राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में मनोनीत करता है। उसके बाद में तीसरे नंबर के सवाल में राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव किस कार्यकाल अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। तो मुख्य सचिव की जो नियुक्ति है वो कितने टाइम के लिए होती है, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और कार्यकाल अनिश्चित। तो राज्य प्रशासन में जो मुख्य सचिव होता है उसका कार्यकाल है वो अनिश्चित होता है, यानी कि उसका जो कार्यकाल है उसको निश्चित नहीं किया गया है। फिर चौथे नंबर के सवाल में संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत दी जाएगी प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, लोकसभा स्पीकर को। तो राष्ट्रपति जैसे ही अपना त्यागपत्र है वो उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति तुरंत उसकी सूचना है वो लोकसभा स्पीकर, विकल्प नंबर जो 4 है वो इसका उत्तर होगा, लोकसभा स्पीकर को तुरंत दी जाएगी उसकी सूचना। उसके बाद में 5 में पूछा है राज्य सरकार का मुख्य सचिव, नीचे कुछ कूट दिए गए हैं ABCD और उनमें से हमारे को बताना है कि इनमें से कौन से सही हैं। तो राज्य सरकार का जो मुख्य सचिव है वह मुख्यमंत्री का सचिव होता है, राज्य की सिविल सेवा का प्रमुख होता है और राज्य मंत्रिमंडल का सचिव होता है और राज्य का परामर्शदाता होता है। तो इसमें जो सही विकल्प हैं वो हैं एक तो B कि राज्य की सिविल सेवा का प्रमुख होता है और एक जो C है राज्य मंत्रिमंडल का ये सचिव होता है। तो विकल्प 3 है वो इसका उत्तर होगा, B और C हैं ये इसके उत्तर होंगे। उसके बाद में 6 नंबर के सवाल में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास में है। जो छुआछूत है वो उसका जो हमारे संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उसके अनुच्छेद 17 में उसको वर्णित किया गया है। तो इस पर अगर कहीं पर अगर कोई कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी शक्ति है वो किसके पास में, भारत की संसद, भारत का राष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल और भारत का उच्चतम न्यायालय। तो इसमें भारत की जो संसद है विकल्प नंबर 1 है वो इसका उत्तर होगा, भारत की संसद है उसके पास में ऐसी शक्ति है कि वो कानून बना सकती है। 7 नंबर के सवाल में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान मानव अधिकार आयोग गठित किया गया जो कार्यशील हुआ है। कि राजस्थान में मानव अधिकार आयोग है उसका गठन है वो कब हुआ, जो कार्यशील कौन सी तारीख से हुआ, ये हमारे को पूछा है। तो 1 मार्च 1998 से, मार्च 1999 से, मार्च 2000 से और मार्च 2002 से। तो प्रश्न का राइट आंसर है वो 3 नंबर विकल्प होगा, मार्च 2000 से राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग है उसका गठन किया गया था और इस तारीख से वो कार्यशील हुआ था। उसके बाद में 8 नंबर के सवाल में राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को उनके पद की शपथ कौन दिलवाता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल। तो राज्य मंत्रिपरिषद के जितने भी जो सदस्य होते हैं उनको पद की जो शपथ दिलाने वाला व्यक्ति होता है वो राज्यपाल होता है, राज्यपाल के द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। 4 नंबर विकल्प है वो राइट आंसर होगा।
आगे 9 नंबर के सवाल में कौन से राज्यों ने सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया गया था। तो इसमें सर्वप्रथम जो पंचायती राज सिस्टम है उसको लागू करने वाले राज्य कौन से हैं? राजस्थान तथा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश और राजस्थान तथा गुजरात। तो इसमें सर्वप्रथम जो पंचायती राज व्यवस्था है वो लागू की थी राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान ने और 1961 में आंध्र प्रदेश ने पंचायती राज स्वरूप को स्वीकार किया था। उसके बाद में 10 नंबर के सवाल में राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें होते हैं एक अध्यक्ष तथा एक सदस्य, एक अध्यक्ष तथा 2 सदस्य, एक अध्यक्ष तथा 3 सदस्य, एक अध्यक्ष तथा 5 सदस्य। तो राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष तथा 2 सदस्य होते हैं। 2 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। 11 नंबर के सवाल में कौन से वर्ष में योजना आयोग को समाप्त कर इसे नीति आयोग द्वारा स्थानापन्न कर दिया था? तो योजना आयोग है उसको 15 मार्च 1950 को उसकी स्थापना हुई थी, लेकिन उसकी जगह पर नीति आयोग बना दिया गया है। तो वो कब बनाया गया? 2013, 2014, 2015 और 2016। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी थी। तो 3 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। उसके बाद में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? नीचे कुछ निकाय दिए गए हैं और उनमें से पूछा है कि कौन सा संवैधानिक निकाय है वो नहीं है। वित्त आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। तो इसमें जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना सन 1993 में हुई थी। बाकी जितने भी जो निकाय हैं उनका संविधान में उल्लेख है। जैसे वित्त आयोग है उसका अनुच्छेद 280 है, उसमें उसका वर्णन है। इसके अलावा भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसका अनुच्छेद 324 में उसका उल्लेख है और संघ लोक सेवा आयोग है उसका अनुच्छेद 315 में उसका उल्लेख किया गया है। फिर निम्नलिखित में से किस समिति और आयोग ने यह सिफारिश की है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को संबंधित राज्य की सहमति या निवेदन के बिना उस राज्य में तैनात नहीं किया जाना चाहिए? तो एक समिति है उसने ये सिफारिश की थी, तो उसका हमारे को नाम बताना है। प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार समिति, संतानम समिति और सह आयोग। तो सीआरपीएफ के संबंध में जो सिफारिश की थी वो राजमन्नार समिति, यानी कि 2 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर के सवाल में भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस हित की सिद्धि के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है? राष्ट्र की अखंडता के हित में, लोक हित में, राष्ट्र की एकता के हित में और संघ के हित में। तो अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना है वो लोक हित के पक्ष में की जाती है। 2 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। 15 नंबर के सवाल में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित समस्त प्रकार के विवादों का निर्णय किया जाता है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो उसका जो अंतिम निर्णय है वो किसके द्वारा किया जाएगा? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, लोकसभा द्वारा, सांसदों की समिति के द्वारा। तो उच्चतम न्यायालय है उस पर अपना फैसला देता है और वो निर्णय है ये देता है कि अमुक समस्या है उसका समाधान इस प्रकार से किया जाए। तो 1 नंबर विकल्प 15 नंबर सवाल का। फिर 16 नंबर के सवाल में निम्नलिखित में से किस आयोग और समिति के द्वारा यह अनुशंसा की गई कि भारत के संविधान के भाग 4 का शीर्षक परिवर्तित कर इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं अनुयोजन कर दिया जाए? तो एक समिति है या आयोग है उसने सिफारिश की थी कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व जिनका भाग 4 में वर्णन है उसकी जगह पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व व अनुयोजन कर दिया जाए। ऐसी सिफारिश करने वाले कौन थे? तो सरकारी आयोग, संविधान कार्यकरण की समीक्षा का राष्ट्रीयकरण आयोग और स्वर्ण सिंह समिति और वीएस मल्लिमथ समिति। तो इसमें 2 नंबर विकल्प उत्तर होगा। संविधान की कार्यकरण की समीक्षा का जो राष्ट्रीय आयोग था उसने ऐसी सिफारिश है वो की थी। 17 नंबर के सवाल में भारत में करारोपण की अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित हैं? जो कर हैं वो लगाए जा सकते हैं, ऐसी शक्ति है वो किस में निहित है? इन जो निकाय हैं इनमें से वित्त आयोग, संसद, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। तो संसद है उसके पास में ऐसी शक्तियां हैं। 2 नंबर विकल्प है वो उत्तर होगा। 18 नंबर के सवाल में
भारत में केंद्रीय स्तर पर मंत्रिमंडल सचिवालय सर्वप्रथम कौन से वर्ष में अस्तित्व में आया? तो केंद्र स्तर पर मंत्रिमंडल सचिवालय है वो कौन से वर्ष में उसका गठन हुआ था? 1947, 1948, 1950 और 1951। तो 1947 है, उसमें केंद्र स्तर पर मंत्रिमंडल सचिवालय की स्थापना हुई थी। 19 नंबर के सवाल में, निम्नलिखित में से कौन भारत की संघीय सरकार के सभी मंत्रालय एवं विभागों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ और राष्ट्रपति सचिवालय। तो भारत की संघीय सरकार के सभी मंत्रालय एवं विभागों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है केंद्रीय सचिवालय। 20 में पूछा है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो संविधान में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, इन अनुच्छेदों में कहाँ पर है? अनुच्छेद 243(6), अनुच्छेद 243(j), अनुच्छेद 243(j) और अनुच्छेद 246(j). तो इसमें अनुच्छेद 243(j) है, इसमें राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है वो किया गया है। 21 में, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची के अंतर्गत स्थानीय शासन और प्रशासन को स्थान दिया गया है? संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्रीय सूची। तो स्थानीय शासन और प्रशासन को स्थान दिया है वो राज्य सूची है उसमें दिया है। अगर साथियों आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले जितने भी जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकें। और आप अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर हैं अमुक विषय से संबंधित जो आपको जिस विषय की तैयारी करनी है उसके वीडियो आप हैं वो देख सकते हैं। फिर 22 नंबर के सवाल में, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कितने दिन बाद प्रथम अपील की जा सकती है? अगर हम आरटीआई लगाकर अगर किसी सूचना प्राप्त करते हैं किसी विभाग से, और अगर सूचना अधिकारी से अगर सूचना है वो हमारे को प्राप्त नहीं होती है, तो इतने दिन बाद में प्रथम अपील की जा सकती है, ये हमारे को बताना है। 20 दिन, 30 दिन, 45 दिन और 60 दिन। तो 30 दिन बाद में प्रथम बार अपील है वो की जा सकती है। फिर 23 में, पंचायतों से संबंधित संविधान की अनुसूची 11 में विषय सम्मिलित हैं। तो पंचायतों की जो अनुसूची है 11 है, उसमें कितने विषय शामिल है? 18, 28, 19 और 29। तो अनुसूची जो 11 है उसमें 29 विषय सम्मिलित हैं, जबकि अनुसूची 12 जो नगर पालिकाओं से संबंधित है उसमें 18 विषय सम्मिलित हैं। तो प्रश्न इस 23 नंबर प्रश्न का उत्तर है वो 4 नंबर विकल्प होगा। फिर 24 नंबर के सवाल में, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो अगर अपना जो त्यागपत्र है वो दे तो किससे देगा? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, राष्ट्रपति को, कानून मंत्री को, प्रधानमंत्री को। तो उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र है वो संबोधित करता है। 25 में, जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगर जनजाति हैं अगर उनका कल्याण अगर करना हो तो एक मंत्री है उसकी नियुक्ति की जाएगी। वो किसके द्वारा? राजस्थान के राज्यपाल द्वारा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा, असम के राज्यपाल द्वारा और उड़ीसा के राज्यपाल के द्वारा। तो उड़ीसा का जो राज्यपाल है वो जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री की नियुक्ति कर सकता है। 26 में, निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज विस्तार अधिनियम 1996 है वो बनाया गया था? तो पंचायती राज विस्तार अधिनियम है वो किसकी सिफारिश पर बनाया गया था? दलीप सिंह भूरिया समिति, दया चौबे समिति, पीके थुंगन समिति और जीवी राव समिति। तो इसमें दलीप सिंह भूरिया समिति है उसकी अनुशंसा पर पंचायती राज विस्तार अधिनियम है वो बनाया गया था। 27 नंबर के सवाल में, निम्नलिखित में से किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई थी? राजस्थान उच्च न्यायालय की जो स्थायी पीठ जयपुर में है वो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956, 8 दिसंबर 1976, 26 फरवरी 1958 और 8 मई 1950। तो 8 दिसंबर 1976 को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ है वो जयपुर में स्थापित की थी। फिर 28 में, निम्नलिखित में से कौन सा लोक कल्याणकारी राज्य का प्रमुख साध्य या लक्ष्य है? कठोर शासन करना, व्यक्तित्व
एवं समाज का विकास, कानून बनाना और जनता को पूर्ण आज़ाद छोड़ देना। तो लोक कल्याणकारी राज्य का प्रमुख जो साध्य या लक्ष्य है वो है व्यक्ति एवं समाज है उसका विकास करना। 2 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। 29 में भारत के संविधान के किस भाग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अभिव्यक्त की गई है। यहाँ पर भाग पूछा है और उसमें उस भाग में अगर लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित बातें होनी चाहिए, ऐसा भारत के संविधान में कहाँ है। संविधान की प्रस्तावना में मौलिक अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और विधानमंडलों वाले भाग में। तो राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अभिव्यक्त की गई है। 3 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। 30 नंबर के सवाल में निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा गया है। लोकतंत्र का जीवन रक्त कहकर किसको पुकारा है। सामाजिक परंपराएं, दबाव की राजनीति, राजनीतिक दल और कानून के प्रावधान। तो राजनीतिक जो दल हैं उनको लोकतंत्र का जीवन रक्त है वो कहा गया है। 3 नंबर विकल्प उत्तर होगा। 31 में निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूह नहीं माना जाता है। दबाव समूह है वो स्वयं चुनाव नहीं लड़ते बल्कि राजनीति है उसको अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो ऐसे जो ग्रुप हैं या संगठन हैं वो दबाव समूह के नाम से जाने जाते हैं। तो हमारे को ये बताना है कि वो दबाव समूह है वो इनमें से कौन सा नहीं है। भारतीय चिकित्सा परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, महाविद्यालय शिक्षक संघ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो दबाव समूह नहीं है, वो एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इसी और ऊपर के जो जितने भी दिए गए जो समूह हैं ये सबके सब दबाव समूह के अंतर्गत माने जाते हैं। 32 नंबर के सवाल में दलित पैंथर्स आंदोलन का प्रारंभ हुआ झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। दलित पैंथर्स आंदोलन है वो सन 1972 से 1975 के बीच में काफ़ी सक्रिय हुआ था, जिसमें जो दलित जातियां हैं वो अपने अधिकारों के संघर्ष हेतु काफ़ी एकजुट हुए थे। तो ये आंदोलन है ये महाराष्ट्र में हुआ था। फिर सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ राजनीतिक दल दे रखे हैं, दूसरी तरफ उन राजनीतिक दलों की स्थापना है वो कौन से वर्ष में हुई थी ये हमारे को बताना है और आपस में इनको सम्मिलित करना है। तो जो DMK द्रविड़ मुनेत्र कंगडम जो राजनीतिक दल है उसकी स्थापना 1949 में हुई थी और AIDMK ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम इस दल की स्थापना है वो 1972 में हुई थी। और तेलुगु देशम पार्टी है इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और असम गण परिषद है इसकी स्थापना है वो 1985 में हुई थी। तो इनमें से 3, 4, 2 और 1 तो 3 नंबर विकल्प में ये कूट बैठ रहे हैं, इसलिए 3 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। फिर 34 नंबर के सवाल में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। इनमें से एक जो कथन है वो असत्य है उसका हमारे को चयन करना है। इसमें दिया है कि चिपको आंदोलन शराबखोरी के विरोध का आंदोलन था और लोकप्रिय आंदोलनों व राजनीतिक दलों के मध्य का संबंध कमजोर होता है और नवीन सामाजिक आंदोलन जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं और लोकप्रिय आंदोलन चुनावी क्षेत्र के बाहर जन कार्रवाई पर केंद्रित करता है। तो इसमें जो चिपको आंदोलन है जो उत्तराखंड में हुआ था ये शराबखोरी के विरोध में नहीं, ये वनों की जो कटाई है उसके विरोध में ये आंदोलन हुआ था, इसलिए 1 नंबर विकल्प गलत है। बाकी नीचे दी हुई जो जितनी भी बातें हैं वो सब सत्य हैं। फिर 35 नंबर के सवाल में सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो सूचना का जो अधिकार है उसकी शुरुआत 12 अक्टूबर 2005 को राजस्थान से हुई थी। इसमें इस जो सूचना का अधिकार है इस अधिकार के तहत हम किसी भी विभाग से किसी भी प्रकार की जो सूचना है वो प्राप्त कर सकते हैं और इसकी शुरुआत है वो राजस्थान से हुई थी। फिर 36 नंबर के सवाल में
निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? अगर भारत के राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि किसी विषय पर जो सर्वोच्च न्यायालय है उससे अगर परामर्श मांगा जाए तो वो परामर्श दे, तो ऐसा उल्लेख है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 141 है, अनुच्छेद 142 है, अनुच्छेद 143 और अनुच्छेद 145। तो अनुच्छेद 143 है, उसमें भारत का राष्ट्रपति हो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय अगर परामर्श देता है तो राष्ट्रपति के विवेक पर डिपेंड करता है कि वो दी हुई सलाह है उसको माने या नहीं। फिर राज्य प्रशासन में सुधार हेतु राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति का गठन किस वर्ष में किया गया? कि राज्य प्रशासन में सुधार के लिए राज्य प्रशासनिक सुधार समिति का गठन है वो कब हुआ? 1953, 1956, 1960 और 1963। तो राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति का गठन है वो 1963 में हुआ था। 4 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। फिर 38 में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही रूप में सम्मिलित नहीं है? कुछ जो रेटें दे रखी हैं भारत के संविधान में, 5 प्रकार की जो रेट हैं वो न्यायालय के द्वारा जारी की जाती हैं, तो उन रेटों में से कौन सी बातें हैं वो सही नहीं है? परमादेश परलेख किसी दायित्व के निष्पादन के लिए पदाधिकारी को निर्देश, निषेधाज्ञा परलेख किसी कार्य की निषेधाज्ञा, उत्प्रेषण प्रलेख वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी आज्ञा और अधिकार, पर्चा प्रलेख किस प्राधिकार से। तो इसमें परमादेश प्रलेख है ये तो सही है, किसी दायित्व या निष्पादन के लिए पदाधिकारी को निर्देश, इसके अंतर्गत ऐसा है कि हम आदेश देते हैं आपको। निषेधाज्ञा प्रलेख इसमें प्रतिषेध किया गया है कि कोई भी संस्था या कोई भी जो निकाय है वो अगर उसकी सीमा के क्षेत्र से बाहर का कार्य या उसके अधिकार क्षेत्र से अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय है वो ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं। तो इसमें 2 नंबर विकल्प है वो किसी कार्य की निषेधाज्ञा, ये सही नहीं बैठ रहा है, इसलिए 2 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। उत्प्रेषण प्रलेख है कि वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी आज्ञा, कि नीचे की अदालतों में अगर कोई केस चल रहा है और उसको सर्वोच्च न्यायालय अगर ये माने कि वहाँ पर जो न्यायिक प्रक्रिया है वो या तो धीरे चल रही है या उसमें कुछ इस प्रकार के प्रश्न आ गए हैं जिनका हल करना बहुत ज़रूरी है, तो वो केस है वो अधीनस्थ न्यायालय से वरिष्ठ न्यायालय है वो अपने पास में मंगवा सकता है, तो उत्प्रेषण प्रलेख है वो उस समय जारी होता है। अधिकार पर्चा प्रलेख इसमें है कि अगर कोई व्यक्ति किसी संस्था के अंतर्गत किसी पद पर पदाधिकारी के रूप में बना हुआ है तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पूछा जा सकता है कि वो किस अधिकार के तहत वहाँ पर कार्य कर रहा है, तो ये भी इसमें सही है। तो 1, 3 और 4 तो सही है और 2 नंबर विकल्प है वो इसका गलत है, इसलिए 2 नंबर विकल्प उत्तर होगा। फिर 39 नंबर के सवाल में भारत का संविधान जनता द्वारा निर्मित संविधान है, नौकरशाह द्वारा निर्मित संविधान है और सरकार द्वारा निर्मित संविधान है और कार्यपालिका द्वारा निर्मित संविधान है। तो भारत का संविधान है वो जनता निर्मित संविधान है, 1 नंबर विकल्प उत्तर होगा। 40 नंबर के सवाल में भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किस में निहित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति वो किस में निहित है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारतीय संसद। तो भारत के राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो निहित है। 41 में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मामला है जिसके बारे में राज्यपाल राष्ट्रपति को अभिशंसा है वो नहीं कर सकता? राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को अभिशंसा है वो नहीं करेगा, ऐसी बात इनमें से कौन से विकल्प में नहीं है? राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करना और राज्य विधानसभा भंग करना और राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की घोषणा करना। तो इसमें राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी है, इसकी अभिशंसा राज्यपाल राष्ट्रपति को कर सकता है। राज्य विधानसभा अगर भंग हो जाती है तो इसकी भी अभिशंसा कर सकता है और राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है तो उसकी भी सूचना है वो राज्यपाल राष्ट्रपति को देता है। लेकिन 2 नंबर जो विकल्प है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करना, इसकी अभिशंसा है वो राज्यपाल राष्ट्रपति को नहीं कर सकता।
42 नंबर के सवाल में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है, ये हमारे को पूछा है। अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 370। तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। 43 में भारत का निर्वाचन आयोग निर्वाचन नहीं करवाता। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए, संसद के दोनों सदनों के लिए, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए और नगर निगम, नगरपालिकाएं एवं अन्य स्थानीय निकायों के लिए। तो भारत का निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए निर्वाचन करवाता है, संसद के दोनों सदनों के लिए भी निर्वाचन है, चुनाव है वो करवाता है, और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए भी चुनाव करवाता है। लेकिन निगम, नगरपालिकाएं और अन्य स्थानीय निकाय हैं उसका जो चुनाव का कार्य है वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, इसलिए 4 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। 44 में 76वें संविधान संशोधन अधिनियम के पश्चात नगरीय स्थानीय निकायों में महिला उम्मीदवारों के लिए कुल रिक्तियों में आरक्षण दिया गया है, 3/4, आधा, 1/3 और निश्चित नहीं। तो 76वें संविधान संशोधन अधिनियम में नगरीय स्थानीय निकायों में महिला उम्मीदवारों को जो आरक्षण दिया गया है वो 100 में से 33% दिया गया है, यानी कि 1/3 आरक्षण है वो महिलाओं को दिया गया है। फिर 45 में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के पश्चात पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय योजना में सर्वोच्च निकाय है? तो पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय योजना है और उसमें भी ये पूछा है कि सर्वोच्च निकाय कौन सा है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो इसमें सर्वोच्च निकाय है वो जिला परिषद है, 4 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। 46 में भारत सरकार के सचिव एवं राज्य प्रशासन के मध्य शासकीय संचार की औपचारिक श्रृंखला है। भारत सरकार के सचिव और राज्य प्रशासन के मध्य संचार की औपचारिक जो श्रृंखला है वो कौन है? मुख्यमंत्री के सचिव, राज्य के राज्यपाल, मुख्य सचिव, संबंधित विभाग के सचिव। तो इसमें मुख्य सचिव है वो भारत सरकार के सचिव और राज्य प्रशासन के मध्य शासकीय संचार की जो औपचारिक श्रृंखला है उसके बीच की भूमिका को निभाने का काम करता है। फिर 47 में राज्य प्रशासन में जिलाधीश का प्रथम उच्च अधिकारी होता है। राज्य प्रशासन में पूछा है जिलाधीश का प्रथम उच्च अधिकारी, ये संभागीय आयुक्त होता है, 2 नंबर विकल्प इसका उत्तर होगा। 48 में अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षरों को संलग्न किया था? 24 जनवरी सन 1950 को कितने ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंतिम रूप से उपस्थित होकर संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 299, 284, 385 और 292। तो वो 284 थे। फिर निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इनमें से कुछ विकल्प दिए गए हैं और उनमें से जो सही नहीं है उसका हमारे को चयन करना है। भारत के संविधान द्वारा नए राज्यों के गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है और संवैधानिक संशोधन के प्रस्तावों को भारत में राज्य के द्वारा प्रारंभ नहीं किया जाता है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व एक समान होता है। तो इसमें जो सही विकल्प नहीं है उसका हमारे को चयन करना है। तो इसमें सही बात है वो तो 1 नंबर में भी है। भारत के संविधान द्वारा नए राज्यों के गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान की गई है। तो भारत की जो संसद है वो किसी भी नए राज्य का गठन कर सकती है, उसका नामकरण भी कर सकती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, ये बात भी सही है। और संवैधानिक संशोधन के प्रस्तावों को भारत के राज्यों के द्वारा प्रारंभ नहीं किया जाता। संवैधानिक संशोधन अगर अनुच्छेद 368 के तहत किसी विषय पर संविधान में संशोधन करना है तो उसका जो प्रारंभ है वो राज्यों के द्वारा नहीं किया जा सकता। 4 नंबर विकल्प है वो इसमें गलत है। वो गलत इसलिए है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व एक समान होता है, एक समान नहीं होता है। जैसे राजस्थान में राज्यसभा के सदस्य हैं वो 10 हैं और इसी प्रकार से जैसे उत्तर प्रदेश है तो वहाँ की राज्यसभा जो
राज्यसभा नहीं, सॉरी, यहाँ पर थोड़ी गलती हुई है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व एक समान नहीं होता है कि राजस्थान से जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो 10 हैं और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वो 31 होते हैं। तो इसीलिए इनका प्रतिनिधित्व है वो समान नहीं होता है। तो 4 नंबर विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। और अंतिम सवाल 50 में, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी? तो भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि यहाँ पर कौन थी उसका हमारे को नाम बताना है। अम्मू स्वामीनाथन, दक्षायनी वेलियायुधन, एनी मास्किरीन और दुर्गाबाई देशमुख। तो एनी मास्किरीन है वो संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी। तो साथियों, इस तरह से ये आपके 50 प्रश्न हैं ये पूर्ण हो चुके हैं। आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके 50 में से कुल कितने प्रश्न राइट हुए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। आपकी परीक्षा की तैयारी हेतु अन्य कई विषयों के वीडियो मेरे द्वारा चैनल पर अपलोड किए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए विषय के नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।